ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो आधुनिक मत है उसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने वाले प्रमुख कारणों के बारे में जो स्रोत है उनके बारे में हम जान चुके हैं। स्वेस के मत के बारे में हम जान चुके हैं। स्वेस के अलावा हम जेफरीज के मत और डाली के मत को भी हम जान चुके हैं कि उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में क्या अपने विचार व्यक्त किए। और आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में आधुनिक मत के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक मत पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो आधुनिक मत है यह मुख्यतः भूकंपीय तरंगों की गति और भ्रमण पथ इन दोनों के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है और इन्हीं के आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। और इसके अलावा भूकंपीय लहरों की गति और उसकी भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ में ही उन्होंने भूकंपीय टोमोग्राफी के विश्लेषण भी किया है। ये भूकंपीय टोमोग्राफी एक तरह से एक्सरे की तरह होता है जिसका अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए किया जाता है और ये मुख्यतः भूकंपीय लहरों पर ही आधारित है। तो भूकंपीय लहरों की गति, उसके भ्रमण पथ और भूकंपीय टोमोग्राफी के विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख जोन में बांटा है या मंडल में बांटा है। और इसका जो पहला भाग है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे ऊपरी भाग है उसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक ऊपरी क्रस्ट और एक निचला क्रस्ट। दूसरा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मंडल है क्रस्ट के ठीक नीचे उसे हम कहते हैं मेंटिल। मेंटिल को भी 2 प्रमुख उप भागों में बांटा गया, एक ऊपरी मेंटिल और एक निचला मेंटिल। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तीसरा और सबसे जो आंतरिक भाग है उसे हम अंतरतम या कोर कहते हैं और इसको भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो किया गया विभाजन है ये विभाजन मुख्य रूप से पृथ्वी के घनत्व और वहाँ किस तरह से भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर पाया जाता है उसी के आधार पर ही इन पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंधित ये जो जोन है क्रस्ट, मेंटिल और अंतरतम और इसके जो सब डिवीजन है उनका विभाजन किया गया है। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्रस्ट जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत या जोन हम इसे कह सकते हैं। ये जो ऊपरी भाग है क्रस्ट, ये भाग पृथ्वी की कुल मात्रा का केवल 1% से भी कम भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि पृथ्वी का जितना आयतन और उसका द्रव्यमान है उसमें से केवल 1% भाग का या उससे भी कम प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व है ये क्रस्ट करता है। जहाँ तक इसकी गहराई का सवाल है तो अलग अलग स्रोतों के माध्यम से इसकी गहराई भी अलग अलग है, लेकिन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स इसके अनुसार क्रस्ट की जो औसत मोटाई है ये 30 किलोमीटर के बीच में है। और इसके अलावा कुछ विद्वानों ने एजे एबॉट और एपी गेल्सथ्रॉप ने इस क्रस्ट की जो मोटाई है ये मुख्यतः महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई इन्होंने 50 किलोमीटर और महासागरों के नीचे इसकी गहराई है ये 5 किलोमीटर पता है। लेकिन मुख्य रूप से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स की यदि हम तथ्यों को माने तो इस क्रस्ट की जो औसत मोटाई है ये उन्होंने 30 किलोमीटर मानी है। इसके अलावा इसकी जो अधिकतम मोटाई है ये मोटाई
महाद्वीपीय भाग जिसमें भी पर्वतमाला के नीचे इस क्रस्ट की जो मोटाई है ये सबसे ज़्यादा है, और इसकी जो न्यूनतम मोटाई है ये महासागरीय तली में पाई जाती है। यदि हम क्रस्ट के औसत घनत्व की बात करें तो क्रस्ट का जो औसत घनत्व है ये 2.75, तथा इस भाग में जो पी तरंग है जिसे हम प्राथमिक भूकंपीय तरंग भी कहते हैं, लहरें भी कहते हैं, इसकी गति भी 6.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके अलावा ये जो क्रस्ट है ये क्रस्ट मुख्य रूप से तो विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है, कई प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है, लेकिन इसका जो सर्वप्रमुख चट्टान है, इसका जो ऊपरी भाग है ये अवसादी चट्टानों से ही बना हुआ है। अब हम क्रस्ट को दो भागों में बांटते हैं और इसके विभाजन का जो मुख्य आधार है यह है भूकंपीय लहरों की गति और इसके अलावा पृथ्वी का जो घनत्व है। इन दोनों तथ्यों के आधार पर हम क्रस्ट को दो प्रमुख उपभागों में बांटते हैं, जिसमें हम ऊपरी क्रस्ट जिसे अपर क्रस्ट के नाम से जानते हैं, इसमें पी तरंग जिसे हम प्राथमिक लहरें कहते हैं, भूकंपीय लहरें, यहाँ ऊपरी क्रस्ट में इसकी गति 6.1 किलोमीटर सेकंड होती है, यानी कि एक सेकंड में इस भाग में प्राथमिक तरंगों की जो गति है ये 6.1 किलोमीटर तक होती है, और इस भाग में जो घनत्व है इस भाग का, ये ऊपरी क्रस्ट का, इसका जो घनत्व है ये 2.8 है। इसके अलावा निचली क्रस्ट की हम बात करें तो इसका विभाजन भी मुख्य रूप से ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट का विभाजन भी भूकंपीय लहरों की गति और घनत्व के आधार पर ही किया गया है, क्योंकि इन दोनों परतों में भूकंपीय लहरों की गति और पृथ्वी के घनत्व में अंतर पाया जाता है। तो निचले क्रस्ट में इन पी तरंगों की जो गति है ये 6.1 किलोमीटर सेकंड से बढ़ करके 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। एक तो ये मुख्य अंतर है, और इसके अलावा इसका जो घनत्व है ये इस निचले क्रस्ट का ये घनत्व 3 है। अब इस ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के घनत्वों में जो अंतर है, ये अंतर क्यों पाया जाता है, तो वैज्ञानिकों ने ये बताया इसके पीछे कारण कि इस निचले क्रस्ट का जो अधिक घनत्व है ये ऊपरी दबाव के कारण ही इस निचले क्रस्ट का जो घनत्व है ये अधिक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जहां क्रस्ट की सीमा समाप्त होती है और मेंटल की सीमा शुरू होती है, उसके बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, यानी कि इन क्रस्ट और मेंटल को विभाजित करने वाली एक सीमा पाई जाती है, एक स्तर पाया जाता है, और ये जो स्तर इस आधार पर इसकी मापन किया गया है कि इस भाग पर आते ही पृथ्वी के घनत्व के साथ साथ में भूकंपीय लहरों की गति में भी अकस्मात वृद्धि देखी गई है, और इसी आधार पर इसी असंबद्धता का जो आकलन किया गया है क्रस्ट और मेंटल के बीच में उन्होंने किया है। यहाँ यदि हम बात करें तो इस निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की इन दोनों की सीमा के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, उसका जो नाम रखा गया है वह है मोहरोविकिक असंबद्धता, या इसे हम मोह असंबद्धता के नाम से भी जानते हैं। निचले क्रस्ट में होता यह है कि अचानक भूकंपीय लहरों की गति में वृद्धि हो जाती है, और इन भूकंपीय लहरों में भी विशेष रूप से प्राथमिक या पी लहरों की गति भी में वृद्धि होती है, और इन पी लहरों की जो गति है ये अचानक बढ़ करके 6.9 किलोमीटर से बढ़कर के 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यानी कि आपने पहले देखा होगा कि जो निचली क्रस्ट है उस क्रस्ट में इन पी लहरों की जो गति है ये 6.9 किलोमीटर सेकंड होती है, लेकिन इस मोहरोविकिक असंबद्धता में इन पी तरंगों की गति अचानक बढ़ जाती है और ये बढ़ करके 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। एक तो इस सीमा
का मेजरमेंट करने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ इन पी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार इसी असमानता के आधार पर ही निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य में एक असंबंधता या डिसकंटिन्यूटी का विकास होता है और जिसे हम मोहरोविकिक असंबंधता या मोह असंबंधता के नाम से जानते हैं। इसके नामकरण इसलिए किया गया क्योंकि इस असंबंधता यानी कि इस निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो ये अलग प्रकार की जो सतह पाई जाती है या असंबंधता पाई जाती है, इसकी खोज 1909 ईस्वी में ए मोहरोविकिक ने की थी और इसी नाम के आधार पर इसका जो नामकरण है ये मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी या मोह डिसकंटिन्यूटी के नाम से हम इसे जानते हैं। इस मोहरोविकिक असंबंधता के जस्ट नीचे जो पृथ्वी की दूसरी प्रमुख जोन पाया जाता है या मंडल पाया जाता है, उस मंडल का जो नाम है उसे हम कहते हैं मेंटिल। यानी कि इस मेंटिल का जो शुरुआत है ये मोहरोविकिक या मोह असंबंधता के ठीक नीचे से ही इसकी शुरुआत होती है और इसका जो विस्तार है यह मोहरोविकिक असंबंधता से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक इस मेंटिल की मोटाई पाई जाती है। यानी कि मोहरोविकिक असंबंधता से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई के बीच में यह मेंटिल जोन पाया जाता है। और इसकी जो बात करें हम मोटाई की, मेंटिल की मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई पृथ्वी का अर्धव्यास 6371 किलोमीटर है। इस अर्धव्यास से भी इसकी मोटाई कम है, परंतु पृथ्वी के समस्त आयतन का, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% भाग और द्रव्यमान का 68% भाग 68% जो है वो मेंटल में पाया जाता है। ये चीज मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो सबसे अधिक आयतन और द्रव्यमान ये सबसे अधिक कौन से जोन में समाहित है, तो ये सबसे अधिक मेंटल जोन में ही समाहित है। पृथ्वी के टोटल जो आयतन है उसका 83% और टोटल द्रव्यमान का 68% भाग है ये मेंटल में पाया जाता है। और इस मेंटल में मुख्य रूप से मैग्नीशियम और लौह जैसे तत्वों की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा भूकंपीय लहरों की गति और पृथ्वी के घनत्व के आधार पर इस मेंटल को भी हम मुख्य रूप से दो उपभागों में बांटते हैं। एक ऊपरी मेंटल जिसे हम अपर मेंटल के नाम से जानते हैं, इसका जो विस्तार है ये मोह असंबंधता से लेकर के 1000 किलोमीटर की गहराई तक इस ऊपरी मेंटल का विस्तार पाया जाता है और इसका जो घनत्व है ये 3.3 से लेकर के 4.4 के बीच में इसका घनत्व पाया जाता है ऊपरी मेंटल का। अब हम बात करते हैं निचली मेंटल। तो इस मेंटल का जो विस्तार है ये विस्तार 1000 किलोमीटर, यहाँ 10,000 किलोमीटर है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है तो यहाँ 10,000 की जगह आपको 1000 पढ़ना है। तो इसका विस्तार 1000 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई के बीच में इस निचली मेंटल का विस्तार पाया जाता है और इसका जो घनत्व है ये 4.3 से लेकर के 5.5 के बीच में पाया जाता है। तो इस तरह से ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल इन दोनों के विभाजन का जो मुख्य आधार है यह है, एक तो ये कि इसका घनत्व में अंतर पाया जाता है और दूसरी यह है कि इस भाग में भूकंपीय लहरें हैं उनकी गति में भी अंतर पाया जाता है। इन दो प्रमुख तथ्यों के आधार पर हम मेंटल को दो प्रमुख भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के नाम से हम जानते हैं। अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, इस
ने इस मेंटल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के विभाजन के अलावा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने मेंटल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। ये जो उसका पहला भाग है, इस भाग की जो मोटाई है या उसकी गहराई है, ये मोह असंबद्धता से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई के बीच में उन्होंने माना है कि इस मेंटल का विस्तार पाया जाता है और इसका जो घनत्व है ये 3.3 इन्होंने माना है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल यूनियन एंड ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने मेंटल का जो दूसरा विभाजन किया है, उसका विस्तार 200 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई के बीच के भाग है और इस भाग का उन्होंने घनत्व माना है 4.4। और जो मेंटल का जो तीसरा प्रमुख विभाजन उन्होंने किया है, उस विभाजन का जो विस्तार है ये 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक इस भाग का विस्तार पाया जाता है और इस भाग का जो घनत्व है, इसका घनत्व 5.5 है। तो इस तरह से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने घनत्व की भिन्नता के आधार पर इस मेंटल को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। अब मेंटल जहां समाप्त होती है, वहां एक विशेष प्रकार की परत पाई जाती है जिसका स्वभाव अलग है और इसका जो निर्धारण किया गया है ये भूकंपीय लहरों की गति और पृथ्वी के घनत्व के आधार पर। तो जो निचला मेंटल है और ऊपरी कोर, इन दोनों के बीच की सीमा के, इस दोनों के बीच में एक ऐसी परत या सीमा पाई जाती है जिसके घनत्व और वहां के भूकंपीय लहरों की गति में अकस्मात परिवर्तन देखने को मिलता है। इस प्रकार की जो असंबद्धता है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। तो ये गुटेनबर्ग असंबद्धता है, ये निचली मेंटल तथा अपर कोर के बीच में इसका निर्धारण किया गया है। इस भाग में यदि हम कहें कि निचले मेंटल का जो घनत्व है ये 5.5 तथा ऊपरी अंतरतम या कोर है, इसका घनत्व 10 पाया जाता है। तो किस तरह से इस बीच वाले भाग में अकस्मात एक तरह से घनत्व में अंतर पाया जाता है और इसी भाग में भूकंपीय पी लहरें, जिसे हम प्राथमिक लहरें या प्राइमरी वेव के नाम से जानते हैं, इनकी गति है वो अचानक से बढ़ जाती है और इसकी गति बढ़ करके 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस कारण इस निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में जो सीमा पाई जाती है, उस सीमा का निर्धारण, उस असंबद्धता का निर्धारण किया गया और इसका जो नामकरण है इसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से हम जानते हैं। तो ये गुटेनबर्ग असंबद्धता है, ये निचली मेंटल और अपर कोर के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है। अब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का तीसरा प्रमुख भाग, जो सबसे निचला भाग है, उसे हम कहते हैं अंतरतम या कोर। इस अंतरतम या कोर का जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत गुटेनबर्ग असंबद्धता के नीचे से इसकी शुरुआत होती है और पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसका यदि हम विस्तार कहें तो जिस तरह से जो निचली मेंटल है उसका सीमा थी 2900 किलोमीटर तक, तो 2900 किलोमीटर से ही अंतरतम की शुरुआत होती है और इसकी जो आंतरिक भाग तक की गहराई यानी पृथ्वी के कोर तक 6371 किलोमीटर के बीच, यानी कि 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर के बीच में इस कोर का विस्तार पाया जाता है। और इस परत की यदि हम घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व है ये 10 से लेकर के 13.6 के बीच में पाया जाता है। तो हम इन जो पहले जिन 2 मंडलों का या जोन का अध्ययन किया, क्रस्ट और मेंटल, यदि उसकी तुलना हम अंतरतम से करें
तो इस अंतरतम का घनत्व सबसे ज्यादा है। पृथ्वी की इन दो जोन की तुलना में अंतरतम का जो घनत्व है ये सबसे ज्यादा है। यहाँ ये बात आपको एक और ध्यान रखना है कि जो अंतरतम का जो घनत्व है यह मेंटल के घनत्व की तुलना में 2 गुना से अधिक तो है, किंतु इसका आयतन पृथ्वी के समस्त आयतन का मात्र 16% है और समस्त द्रव्यमान का 32% है। तो किस तरह से इसका घनत्व तो बेशक अधिक है, लेकिन इसका जो आयतन और द्रव्यमान है ये दोनों मेंटल की तुलना में कम है। अब इस अंतरतम को भी जिस तरह से हमने क्रस्ट और मेंटल को भी दो दो उपभागों में विभाजित किया था और इस उपविभाजन का जो मुख्य आधार है ये भूकंपीय लहरों की गति और घनत्व का अंतर। तो इन्हीं दो तथ्यों के आधार पर हम अंतरतम या कोर को भी 2 प्रमुख भागों में बांटते हैं। एक है बाह्य अंतरतम जिसे हम आउटर कोर के नाम से जानते हैं, और दूसरा है आंतरिक अंतरतम जिसे हम इनर कोर के नाम से जानते हैं। यदि हम बाह्य अंतरतम या आउटर कोर की बात करें तो इसकी जो गहराई है यह 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है बाह्य अंतरतम की। और इस बाह्य आउटर जो कोर है इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, ये डेंसिटी 10 से लेकर के 2.3 के बीच में इसका घनत्व पाया जाता है। यहाँ इस आउटर कोर की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ भूकंपीय लहर एस लहर को हम सेकेंडरी वेव या द्वितीयक लहरों के नाम से भी जानते हैं। इस भाग में, इस बाह्य अंतरतम में ये एस लहरें या द्वितीयक तरंगें प्रवेश नहीं कर सकती। तो हम ये मान सकते हैं कि यह मंडल तरल अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि एस लहर या द्वितीयक लहरों की एक प्रमुख विशेषता है कि ये लहरें तरल भाग में जाकर के समाप्त हो जाती है या प्रवेश नहीं कर पाती है। तो इस तरह से इस बाह्य अंतरतम में भी ये भूकंपीय एस लहरें समाप्त हो जाती है। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि यह मंडल, ये जो बाह्य आउटर कोर है, ये तरल अवस्था में होना चाहिए। इस बाह्य अंतरतम के नीचे जो अंतरतम पाया जाता है उसे हम कहते हैं आंतरिक अंतरतम या इनर कोर के नाम से जानते हैं। और इस जो मंडल की यानी कि इनर कोर है, इसकी जो गहराई है ये 5150 से किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर के बीच में इस इनर कोर का विस्तार पाया जाता है। और इस इनर कोर या आंतरिक अंतरतम का जो घनत्व है ये 13.3 से लेकर के 13.6 के बीच में पाया जाता है। और इस मंडल में प्राथमिक लहरों की जो गति है ये क्रस्ट और मेंटल की तुलना में सबसे अधिक, जो पी तरंगों की गति है ये आंतरिक अंतरतम या इनर कोर में ही पाई जाती है। और इस पी लहरों की गति इस इनर कोर में 11.23 किलोमीटर सेकंड है। यानी कि इन पी तरंगों की सर्वाधिक जो गति है ये इनर कोर या आंतरिक अंतरतम में ही पाई जाती है। यह मंडल ठोस अवस्था में है और इसकी जो रचना है ये मुख्य रूप से लोहा तथा निकल जैसे पदार्थों से हुई मानी जाती है। और इसी कारण इस मंडल का जो घनत्व है वह बहुत ही अधिक है। इन दो ऊपर की 2 परतों की तुलना में या जोन की तुलना में इस आंतरिक अंतरतम का जो घनत्व है यह बहुत अधिक है। और इस अधिक घनत्व का मुख्य कारण ये माना जाता है, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इसकी रचना लोहा और निकल जैसे भारी पदार्थों से हुई है, इसी कारण इसका घनत्व अधिक है। इसके अलावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में चुंबकीय गुण भी पाया जाता है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पृथ्वी के कोर में लोह तत्वों की मौजूदगी है। इसके अलावा इस मंडल में सिलिकेट पदार्थों की भी उपस्थिति पाई जाती है। तो इस तरह से कोर के भी हमने 2 भागों का अध्ययन किया, एक
आउटर कोर और एक इनर कोर, यानी कि बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम। अब हम इस डायग्राम के माध्यम से भी ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने किस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन किया है और उस विभाजन का किस तरह से उन्होंने एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। हालांकि इस डायग्राम में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, इन इंफॉर्मेशन की, इन जानकारियों का अध्ययन हम क्रस्ट, मेंटल और कोर के अध्ययन में कर चुके हैं। यानी कि जो जो जानकारी इसमें दी गई है उसी जानकारी का अध्ययन हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर के अध्ययन में किया है कि इन तीनों परतों का घनत्व किस प्रकार का है, इसकी गहराई किस प्रकार की है और इनमें भूकंपीय लहरों का स्वभाव किस तरह का है। ये अध्ययन हमने इसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स द्वारा सुझाए गए इस डायग्राम के आधार पर ही हमने अध्ययन किया है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो वर्तमान में आधुनिक मत प्रचलित हैं उन मत का अध्ययन किया। इससे पहले हम स्वेस महोदय के मत का भी अध्ययन कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।